प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय हो। प्रणाम है सभी को। आदरणीय गिरीशन हर बिष्ट जी दिल्ली से आपको सादर प्रणाम है, अभिनंदन है, स्वागत है। और चंपाव से हमारे आदरणीय तिलकराज जोशी जी और चंपा दी दोनों को प्रणाम है मेरा और स्वागत अभिनंदन है। और जोशी जी को धन्यवाद, मुझे एक बार फिर से संचालन का अवसर दिया है। आज हमारे हिंदी कार्यक्रम की का 5वां दिवस है और छठे वर्ष का भी 5वां दिवस है और अब तक लगभग ये हमारी 1780 संध्या है हमारी। तो इस क्रम में आज हम 5वें दिवस पर सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। प्रेरक कविता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इन पंक्तियों के साथ सुंदर सी हमारी प्रेरणाप्रद कविता है, बहुत सुंदर। और इसी के साथ हमारे खिलानंद जी भी हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन प्रणाम है। तो मैं सब को आमंत्रित करूंगा सोहनलाल द्विवेदी जी की इन कविता की पंक्तियों के साथ। आप सादर आमंत्रित हैं विष्ट जी। माइक। वेलकम सबको। पहली बकरी बुलाया थे। आठ मौका आपसे बड़े होंगे लोग दीदी गुरु पूर्णिमा थी तो मैंने एक कविता सुने। एक मैं जो हमारे सिख गुरु छन गुरु नानक जी उन पर कुछ दोहा लिख रखी मैं उनको पढ़ना चाहूँ। शायद पहले मैं मंच में सुना है उन्होंने, लेकिन आई सुन रहे तो हजम कर रहे दोबारा, तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद। ये मैं पावन पराग किताब में जाग दे रही याचना एक शीर्षक से। तुम गुरु सिख पंथ के गुरु नानक शुभ नाम। तुम गुरु सिख पंथ के गुरु नानक शुभ नाम। हसमुख सतगुरु आपको कोटि कोटि प्रणाम। संबत 1526 सतगुरु धारो प्राण। संबत 1526 सॉरी सतगुरु धारो प्राण। क्षमा चाहता हूँ खांसी जाना। पवित्र धरा का नाम है गुरु ननकाना धाम। हसमुख कार्तिक पूर्णिमा गुरु पूरब कहलाए। हसमुख कार्तिक पूर्णिमा गुरु पूरब कहलाए। उस दिन यह जग आपका जन्म दिवस है मनाए। बाबा जीवती जानिए कर अनुभव पहचान। बाबा जीवती जानिए कर अनुभव पहचान। जब ही पुकारो वाहे गुरु सन्मुख होंगे जान।
हसमुख मन क्रम वचन से जो सतगुरु में लीन, हसमुख मन क्रम वचन से जो सतगुरु में लीन, मृदुभाषी तन सुख रहे, मन नहीं होत मलिन, दिव्य रूप करुणामयी नमन करो स्वीकार, दिव्य रूप करुणामयी, दिव्य रूप करुणामयी नमन करो स्वीकार, ज्योति जला दो सतगुरु दूर करो अंधकार, एक समस्या सतगुरु चाहू करन बखान, एक समस्या सतगुरु चाहू करन बखान, वाणी सुनना सरल है, वाणी सुनना सरल है, पंथ नहीं आसान, कृपा तो कीजिए चलो तुम्हारी सीख, मानवता के धर्म की उन त्यागों लीक, मान समान में सम रहूं, मान समान में सम रहूं, हम रहे अति दूर, मान समान में सम रहूं, हम रहे अति दूर, सहनशीलता बनी रहे, ईर्ष्या रहे न गुरु, क्षमाशील रहूं अन्य पर इस दिन, क्षमाशील रहूं अन्य पर इस प्रति रहूं कठोर, क्षमाशील रहूं अन्य पर इस प्रति रहूं कठोर, हर पल सुमिरन आपका इस दिन हो या भोर, इस दिन हो या भोर, सतगुरु में बंदा तेरा इस दिन तेरी ओर, सतगुरु में बंदा तेरा इस दिन तेरी ओर, तेरी कृपा से ही मिटे मन में जो भी खोट, संबत 1596 रावी नदी के तीर, संबत 1596 रावी नदी के तीर, हसमुख बाबा नानका तजियो पुण्य शरीर, विनय करूं मैं अंत में तुम चरणन में लगाओ, विनय करूं मैं अंत में तुम चरणन में लगाओ, दुख सुख में मैं सम रहूं, रहे न मन में तनाव। बोलिए नानक बाबा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत सुंदर, आपने कितने अच्छे दोहों की रचना की है, और इन दोहों के साथ आपने गुरु नानक का जन्म मृत्यु सब आपने उनका वर्णन भी कर दिया, और बहुत सुंदर। सारे गुरु जितने रहे हैं किसी भी धर्म के हैं, सबने प्रेम से रहना सिखाया है, सद्भाव से रहना सिखाया है, शांति दूसरे और हिंसा का विरोध किया है, अहिंसक बनो कहा है, और सबको प्रणाम है उन गुरुओं को। और इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आदरणीय तिलकराज जोशी जी को सादर आमंत्रित करूंगा। उसके बाद आदरणीय खिलानंद जी, आप तैयार रहेगा
अपनी कविता छांटिएगा। मैं इनके बाद आपको बुला रहा हूँ, आदरणीय तिलकराज जोशी जी को। सच्चा मेल एक कविता रही मुझे मिली है, कितने सुंदर शब्द इसमें लिखे हुए हैं। प्रेम मिले तो जीवन है वरना एक रूखा खेल है। प्रेम मिले तो जीवन है वरना एक रूखा खेल है। आपस में मिलना रूहों का देखो सच्चा मेल है। प्यार के बंधन में बंध जा आनंद तभी तो आएगा। प्यार के बंधन में बंध जा आनंद तभी तो आएगा। वरना सारा जीवन लगता है मानो लंबी जेल है। मानो वरना सारा जीवन लगता है मानो लंबी जेल है। और हमारे भी तिवारी जी उपस्थित हुए, तिवारी जी को भी प्रणाम है और सादर अभिनंदन, स्वागत है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे बुलाया। मैं प्रेम के संबंध में आपने जो बातें कही उसी से संबंधित एक वास्तविक, मेरी कविताएं अधिकतर वास्तव में मेरी डायरिया हैं। तो जो भी घटनाएं हुई उन पर ये कविताएं लिख जाता था। कोई कैसी बनती थी अभी तक, तो कैसी बने वो आप लोगों को मालूम है। तो सांप और चिड़ी का एक खेल होता है जिसमें गोटियों को डाला जाता है, तो सांप के मुंह में चला जाता है तो फिर वो पीछे को आ जाता है। अगर सीढ़ी मिल गई तो वो ऊपर को चढ़ जाता था। तो अब जब मैं ये खेल खेल रहा था तो जिनसे मैं खेल रहा था वो हारती जा रही थी, तो उनका चेहरा बड़ा देखने लायक हो गया, वो बड़े दुखी हो गए। तो बाद में मैंने कहा यार ये तो खेल नहीं हुआ, कोई किसी खेल माने तो ये होना चाहिए कि हर कोई खुश हो जाए, एक आदमी दुखी हो जाए तो फिर खेल क्या। तो बिना उनको बतलाए मैंने क्या किया कि जो गोटियां चलती थी, जैसे मान लिया 5 आया, 5 के बाद ठीक 8 बार एक 13 हो गया, 13 में सीढ़ी हो तो मैं 5 8 बार 14 करता था, तो सीढ़ी से आगे लगा लेता था और सांप के मुंह में डालकर अपने को पीछे कर देता था ताकि वे जीते। तो बड़ी मुश्किल से वे जीत पाएंगे ऐसे। तो वही सब कहानी ऐसी रही कि उनको पता चल गई मेरी चाल। तो वो कहने लगे कि कब तक जिताओगे भाई। तो मैं तो जीत के भी हार गई। मैंने कहा खैर जीत के भी हारने वाली बात जो आपने कही वो मेरे को बड़ी पत्ती लगी और मैंने पर उसी तरह कविता लिखी। तो ये सुनिएगा, वो किस्सा मैंने आपको सुना दिया है, तो शायद अब कविता अच्छी लगे न लगे, मैंने बता दिया कि जो प्रेम की बातें कही तो प्रेम में क्या नहीं संभव है। परिचय के सुमधुर क्षण में है याद तुम्हें, परिचय के सुमधुर क्षण है क्या याद तुम्हें वे, परिचय के सुमधुर क्षण है क्या याद तुम्हें ये, जब मौन निमंत्रण संभाषण शुचि नयनों का मुखर हुआ उद्घाटित करने निज भाव को, खेल सांप सीढ़ी में शुरू किया जो हमने। ये याद में किसकी न जाने इस कविता संग्रह से है, जीवन खेल सांप सीढ़ी का। परिचय के सुमधुर क्षण है क्या याद तुम्हें वे, जब मौन निमंत्रण संभाषण शुचि नयनों का मुखर हुआ उद्घाटित करने निज भावों को, खेल सांप सीढ़ी में शुरू किया जो हमने। तुम हार रहे थे जीत रहा था मैं खेलों में, तुम हार रहे थे जीत रहा था मैं खेलों में, सर्पदंश कल्पना चित्र भयभीत हुए थे,
मैं ऊब रहा था जीतों से तुम हारों से, मैं ऊब रहा था जीतों से तुम हारों से, कामना यही थी जीतो तुम मैं हार चलूं, तब खेल खेल में ही मैंने यह चाल चली, तब खेल खेल में ही मैंने यह चाल चली, कम या अधिक चपल गणना कर हर बारी में, तब खेल खेल में मैंने यह चाल चली, कम या अधिक चपल गणना कर हर बारी में, निज गोटी को सर्पदंश के घेरे लाकर, जीत तुम्हारी कई बार करवाई तुमने, जीत तुम्हारी कई बार करवाई तुमने, किंतु चाल कब तक टेढ़ी चल पाता कोई, किंतु चाल कब तक टेढ़ी चल पाता कोई, समझ गई तुम चाल सभी जो चली गई थी, कैसी मेरी जीत कराओगे तुम बोली, वैसी मेरी जीत कराती तुम उत्तर था, तो ये किंतु चाल कब तक टेढ़ी चल पाता है, वास्तव में टेढ़ी चाल कभी भी सफल नहीं होती और कभी न कभी पकड़ी जाती है, ये किसी भी संदर्भ में आप लीजिएगा, किंतु चाल कब तक टेढ़ी चल पाता कोई, समझ गई तुम चाल सभी जो चली गई थी, कैसी मेरी जीत कराओगे तुम बोली, जैसी मेरी जीत कराती तुम उत्तर था, जीत रहा था गोटी लेकिन हार रहा था, निज को कैसे मैं समझाता यह सब तुमको, जीत रहा था गोटी लेकिन हार रहा था, निज को कैसे मैं समझाता यह सब तुमको, कभी न कम होती है मानव उर की दुविधा, जीत हार में परिणित होती ज्ञात नहीं था, कभी न हो कम होती है मानव उर की दुविधा, जीत हार में परिणित होती ज्ञात नहीं था, कब पहुंचा था निज मंजिल में वह यूनानी, वीर सिकंदर नरपति जो दुर्जेय बना था, कब पहुंचा था निज मंजिल में वह यूनानी, वीर सिकंदर नरपति जो दुर्जेय बना था, जीवन में हर बाजी हार चला वह भी तो, विश्व विजय तक की अभिलाषा जिसने की थी, मुझको जीवन खेल सांप सीढ़ी का लगता, जिसमें भय कल्पना सर्प के ही दंशों का, मन को अतिशय व्याकुल किए हुए है रहता, मिथ्या को ही सत्यमान मानव है चलता, तो ये दर्शन की बात आ गई उसके बाद उसी खेल में, मुझको जीवन खेल सांप सीढ़ी का लगता, जिसमें भय कल्पना सर्प के दंशों का, मन को अतिशय व्याकुल किए हुए रहता, मिथ्या को ही सत्यमान मानव है चलता, खेल हमेशा खेला मैंने नादानी से, खेल हमेशा खेला मैंने नादानी से, जीवन
जीवन गोटी हार चला निज भावुकता से, खेल हमेशा खेला मैंने नादानी से, जीवन गोटी हार चला निज भावुकता से, उच्चाकांक्षा के परियों संग नभ को छूने, तुंग शिखर से कूद गिरा हूँ मैं भूतल पर, जीत गया गोटी पर मैं निज को हार गया, जीत गया गोटी पर मैं निज को हारा था, तुम गोटी को हारे विजय हुई फिर किसकी, तुमने सही कहा मेरे गुरु को भी देखो, कविवर होती भला विजय जग में किसकी, तुमने यही कहा मेरे गुरु को भी देखो, कविवर होती भला विजय जग में किसकी। तो ये एक जीवन की सांप सीढ़ी के खेल के माध्यम से मैंने एक कहानी भी आपको कही, और इस में जो दर्शन छिपा है उसे भी आपको कहा, तो शायद अब आपको ये कविता सही लगेगी, बहुत सही लगेगी, कम नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मैं कह गया हूँ। प्रेम भी है इसमें और त्याग भी है प्रेम के लिए, और अपनी हार का भी जिक्र है। वो हार किसी भी प्रकार की हो सकती है, जीवन में हम अपने को हारते हैं, प्रेम में भी हारते हैं, और कभी कभी हम नादानी में बहुत कुछ बचकना करते हैं, वह भी एक हार है। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। बहुत सुंदर, और आपने उसकी व्याख्या भी कर दी, बहुत ही उत्कृष्ट रचना। आपने लूडो खेलते खेलते रचना कर डाली, और इतनी उत्कृष्ट रचना कर डाली जिसमें सभी कुछ समाहित है। धन्यवाद आपका, साधुवाद, बहुत सुंदर। इसके बाद मैं आदरणीय खिलानंद जी को आमंत्रित करता हूँ। इन तिलकराज जोशी जी की एक पुस्तक हमें जो मिली हुई है, उसी की 4 पंक्तियों से उनकी कविता को मैं तो बस कहा यही है, मैंने तो बस कहा यही है, शकुन नहीं होता कहते घर में हो यदि तम का डेरा, शकुन नहीं होता हैं कहते घर में हो यदि तम का डेरा, पर मैं कहता हूँ शकुन न होता मन में हो यदि तनिक अंधेरा, पर मैं कहता हूँ शकुन न होता मन में हो यदि तनिक अंधेरा। तो कितने सुंदर सुंदर पंक्तियां जोशी जी ने लिखी हैं। तो आदरणीय खिलानंद जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। नमन है आप सभी लोगों को। माननीय बाकी आप तो जानते हैं कि आज का वक्त तो ढीला है सच है, पर कुछ भी हो तो शब्द तो सुना ही दूंगा ये रचना के, इसको श्रुतियों के लिए और पढ़ने में जो कमी वो आती है रुकावट, उसके लिए माफी चाहूंगा। ये है जो छोटी सी कविता, अंतिम विदाई। अंतिम विदाई का अभिनंदन, अंतिम विदाई का अभिनंदन, रो रो कर निर्जन कर रहे तक तेरी कीर्ति रोते बखानते जा रहे, रोते बखानते जा रहे। आज अंतिम प्रस्थान तेरा, आज अंतिम प्रस्थान तेरा, क्यों अकेला होना कोई भी साथी है नहीं, मैं कहाँ तू खो गया लग्न को तू हो गया, बालता तेरी सभी जन कर रहे कुछ दूर तक, कर रहे कुछ दूर तक, अंतिम विदाई का अभिनंदन, रो रो कर निर्जन कर रहे। और तू क्यों न जाने, और तू क्यों न जाने, सुन रहा है मौन होकर, सुन रहा है मौन होकर, डोली में बैठा मौन हो, डोली कहें या अच्छी कहें ना, अच्छी में बैठा मौन हो, हर और हरकत कुछ करता नहीं, कुछ ना तो बोलता है और सुनता भी नहीं, और सुनता भी नहीं। अंतिम विदाई का अभिनंदन, रो रो कर निर्जन कर रहे। क्यों तुझे इतनी विरक्ति, क्यों तुझे इतनी विरक्ति हो गई संसार से, किस देवता के ध्यान में तू
किस देवता के ध्यान में तो इस समाधि में लीन है, इस समाधि में लीन है। अंतिम विदाई का अभिनंदन निर्जन रो रो कर रहे। और किसकी साधना में, और किसकी साधना में स्वतन का भी हवन है, और किसकी साधना में स्वतन का भी हवन है। कौन सिद्धि मिल रही, कौन सिद्धि मिल रही है, सबको बताना तो सही। अंतिम विदाई का अभिनंदन रो रो कर निर्जन कर रहे। एक दिन सभी जगत से, एक दिन सभी जगत से इस तरह जाते कहीं, तेरी भलाई और बुराई की चर्चाएं जग में शेष होंगी। तेरी भलाई और बुराई की चर्चाएं जग में शेष होंगे। और तो तेरी राख के, और तो तेरी राख के संग में डुल जाएंगे, संग में डुल जाएंगी। अंतिम विदाई का अभिनंदन रो रो कर निर्जन करे। और में तक तेरी तेरी कीर्ति रोते बखानते जा रहे, रोते बखानते जा शब्दों है अटल को समर्पित तो क्षमा चाहता हूँ। और आपने जो मौका दिया है मुझे, वो मेरी असमर्थता तो खैर भगवान ही जानता है, लेकिन आपका प्यार जो है उसे मुझे शक्ति देता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बीच में आपकी थोड़ी आवाज फट गई थी और सुंदर रचना, आपकी रचनाएं सुंदर रहती हैं बिल्कुल। बीच शुरू में आवाज फट गई थी थोड़ा सा आपकी। बहुत सुंदर रचना थी, धन्यवाद आपको, साधुवाद। और इसी के साथ मैं अब लता जी को, तिलकराज जोशी जी की एक जीवन कविता की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करूंगा लता जी को। लता जी हमारे बीच जुड़ी हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है, प्रणाम है आपको। जीवन जल की बूंद नहीं, उसमें सीमित अर्थ छिपा है। जीवन जल की बूंद नहीं है, जिसमें सीमित अर्थ छिपा है। सरिता से सागर तक फैला, कण कण में हो व्याप्त रहा है। सरिता से सागर तक फैला, कण कण में हो व्याप्त रहा है। जीवन को परिभाषित करना संभव कभी न पूर्ण हुआ है। जीवन को परिभाषित करना संभव कभी न पूर्ण हुआ है। लता जी स्वागत है। धन्यवाद। मेरी कविता है ये जो आदरणीय खिलानंद जी, आप माइक ऑफ कर दीजिएगा। अच्छा सर। जो पेपर लीक हुआ था अभी हाल ही में, उसी पे मैंने कविता बनाई हुई थी पहले, उसी के मैंने लिखी है। क्यों नेताजी आश्वासन देते कुछ बोलते नहीं, कविता का टाइटल है। पेपर लीक की बेमानी रुकती नहीं, सरकार की आंखें खुलती नहीं। बने चाहे कितने भी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, काकरोच आदि, किसी की भी बातें असर करती नहीं। क्यों नेताजी आश्वासन देते कुछ बोलते नहीं। जैसे निर्भया कांड के बाद भीड़ उमड़ी सड़कों पर, वैसे ही पेपर लीक मामलों में भीड़ उतरी सड़कों पर। इस महंगाई, बेमानी, बेरोजगारी पर कहीं रोक लगती नहीं। क्यों नेताजी भाषण देते, आश्वासन देते, कुछ बोलते नहीं। भूख हड़ताल करते सोनम वांगचू जी, लाठीचार्ज अड़सन पर बैठा युवा, उनकी मृत्यु को भी मुक्ति मिलती नहीं। कई बार मुगलों ने, अंग्रेजों ने लूटा, फिर भी दिल्ली है कि लुटती नहीं। क्यों नेताजी आश्वासन देते कुछ बोलते नहीं। शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता दिखती नहीं। समर्थन पर उतरे राहुल गांधी जी, मंत्री जी और फिल्मों के कलाकार भी। पूरा हुआ इनका प्रचार प्रसार ही, बोल उठा दिल्ली का जंतर मंतर। ये क्या माहौल दिख रहा है, क्या सरकार के पास न्याय नहीं। क्यों नेताजी आश्वासन देते कुछ बोलते नहीं। सड़कों में लगे धरना प्रदर्शनकर्ता की मांगों को क्या मानोगे नहीं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं, क्योंकि इनके बच्चों का भविष्य डोलता नहीं। क्यों नेताजी सिर्फ आश्वासन देते कुछ बोलते नहीं। धन्यवाद लता पंत। धन्यवाद सर, मेरी प्रस्तुति को मौका। धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर रचना आपकी। और समसामयिकी पर बिल्कुल, क्यों नेताजी बोलते नहीं, चुप क्यों रहते हैं। और वर्तमान पर है, समसामयिक वर्तमान में ही घटी है, अभी हाल ही में घटनाएं हुई हैं, उस पर आपने रचना की है। बहुत सुंदर रचना थी आपकी, धन्यवाद आपको, साधुवाद। वास्तव में देश में जो है बहुत सारे निर्भया कांड के बाद भी बहुत जोरदार हुआ था, तो
तो हम नीति नियंताओं से अपेक्षा ही रख सकते हैं कि वो ऐसे कोई नियम बनाए जिससे कि कम से कम अपराध हो, कम से कम बेईमानी हो, भ्रष्टाचार कम से कम हो। हम नीति नियंताओं से विनती कर सकते हैं, विनम्र निवेदन ही कर सकते हैं उनसे। तो सभी नीति नियंताओं से इस पटल के माध्यम से भी हम निवेदन करेंगे कि हमारे देश प्रगति के पथ पर जाए और भ्रष्टाचार कम से कम हो, खत्म हो। धन्यवाद, बहुत सुंदर आपकी कविता। इसी के साथ में ललित तिवारी जी हमारे बीच हैं। ललित तिवारी जी को इन पंक्तियों के साथ, ए जिंदगी कभी तो इश्क कर ले, कम जरा ये रस्क कर ले। ए जिंदगी कभी तो इश्क कर ले, कम जरा ये रस्क कर ले। शिकायतें हैं जो कभी तो बयां कर दे, हारी हुई शामों में साथ एक पल का तो दे दे। कभी तो गले से लगा ले, ए जिंदगी कभी तो इश्क कर ले। ए जिंदगी कभी तो इश्क कर ले। स्वागत है तिवारी जी। नमस्कार, मंच पर उपस्थित सब विद्वानों में प्रणाम। आज मैं आजादी की लड़ाई जब शुरू है, अंग्रेजों जो निर्मम हत्या प्रयास करो भी बात 57 और 58 में बाबनी इमली कबे अमर बलिदान कथा जो मैं लेखनी उमें थोड़ा गीत बना रहा हूँ में। तो 52 लोगों को उन्होंने एक बोट में 52 जगत लटके हुए 36 दिन तक फैंस दिए, मतलब फैंस में लटके रहे। ऊपर कविता सुयो, मतलब अंग्रेजों अत्याचार हो गए। जहां इमली की डाली मैंने इतिहास अमर संभाला था, 52 वीरों का बलिदान भारत ने आंसू ढाला था। अट्टैया ने रणबांकुरे स्वाधीनता के मतवाले, माँ के चरणों पर हंसकर अपने जीवन कर डाले। अंग्रेजों की क्रूरता ने जब अत्याचार दिखाया था, फांसी का उत्सव रचकर मानवता को रुलाया था। 52 फंदे एक साथ जब डाली पर सजवाए थे, भारत माँ के लाल सभी हंसते हंसते आए थे। बोले तन मिट जाए पर भारत नहीं झुके, हर जन जन के रक्त में आजादी का दीप जगेगा। फंदू ने जब गले चूमे नभ भी अश्रित बहता हुआ, धरती के कण कण उस दिन वंदे मातरम गाता हुआ। इमली की हर पत्ती बोली ये अमर कहानी होगी, इनके त्याग तपस्या से भारत की रवानी होगी। अंग्रेजों ने 100 तक उनके नीचे नहीं उतारे थे, भय के काले बादल सारे गांव में मंडराए थे। दिन बीते फिर इतिहास बीते, फिर महीने भी आए, वीरों ने निर्जीव शरीर डाली पर ही लहराए थे। माँ की सोनी गोद तड़पती, बहनों की आंखें रोती, पत्नी की टूटी आशाएं मौन वेदना ही दोती। पर न झुका वह स्वाभिमान, भारत का मस्तक झुका, हर शहीद के रक्त बिंदु से स्वतंत्रता का सूरज फूटा। जोधा सिंह के साथ सभी अमर तत्व धाम को पहुँचे, मृत्यु हरा कर लौट आई वीर विजयी के रथ पर चढ़े। आज भी बावनी इमली इतिहास सुनाती रहती है, स्वाधीनता की ज्योति सदा जन जन में भरती रहती है। आओ उसको शीश नवाए, जिनके वह उपवन महका, जिनके कारण आज तिरंगा नभ के शिखरों तक लहराया। जब जब भारत याद करेगा अपने अमर बलिदानों को, बवनी इमली गिनवाएगी उन 52 बलवानों को। नमन तुम्हें हे वीर अमर, नमन नमन तुम्हारे त्याग महान, भारत माता सदा कहेगी तुमसे ऊंचा नहीं सम्मान। धन्यवाद। यह 52 इमली वहाँ भोपाल में, लेकिन हमारे इतिहास में हमको बहुत कम पढ़ाई गई। पहले मेरा कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर पत्ता लागो, फिर बाद में पढ़ना शुरू कर सकता थोड़ा पत्ता लागो। यो मतलब एक आजादी की लड़ाई में पहल नरसंहार जो अंग्रेजों कर रहा थी, 52 लोगों एक तो बोट में टैंक पे इमली बोट में फैंस लगे थे।
यह जानकारी इतिहास मतलब कम पढ़ाई से तो यश कदू किसी दिन जो भारत आजादी लड़ाई में पढ़ाई नहीं गई और जो कि हमको इतिहासक जानकारों वो इतिहास में फिट कर दर्ज कर देना चाहिए। छब्बू दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी। आपने सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाई और सुंदर सा इतिहास में बहुत सारी चीजें दर्द होंगी हमारी, हम नहीं पहुंचे हैं ऐसा भी लगता है मुझे कहीं कहीं। इतिहास में ऐसा नहीं है कि हम नहीं पहुंचे हैं। ये बवनी इमली इतिहास में दर्ज ही नहीं हुआ। ये 2017 में फिर दोबारा दर्ज किया गया। अच्छा ठीक। ऐसे बहुत सारी जी होगा, बहुत सारे छोटे होंगे, बहुत सारे हमारे, क्योंकि लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है देश को विदेशियों से छुड़ाने में, उनके चंगुल से छुड़ाने में। बहुत सारे लोगों का नाम नहीं आता है, लेकिन हम भी कई होगा भी तो उस तक हमारी पहुंच नहीं आया। यानी कि हम इतिहास विषय को पढ़ते ही कितना है, कोई स्कूली शिक्षा तक पढ़ते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। जो बच्चे फिर इतिहास लेते होंगे बड़े कॉलेज अपने लाइफ में, वही उसका विशेष अध्ययन करते हैं, तो हम बहुत सारी चीजें पहुंच नहीं पाते होंगे और बहुत सारी चीजें हमारे इतिहास में जुड़ नहीं पाई होंगी। बिल्कुल उन सभी को हमारा सत नमन है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित है। उन्हीं की बदौलत आज हम इतने बढ़िया ढंग से पटल पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं। उम्र आजादी है, सब जगह अपनी मन की अभिव्यक्ति कर लेते हैं, जहाँ पर हमें जो व्यक्त करना हो उसकी हमको छूट है। आपने याद दिलाई स्वतंत्रता संग्राम प्रथम की याद, तो साधुवाद आपको। इसके साथ में दुष्यंत कुमार की एक कविता के साथ अपने पटल के संयोजक आदरणीय जोशी जी को आमंत्रित करूंगा और वो समापन की ओर भी ले जाएंगे। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस दहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो दुष्यंत कुमार के सुंदर से इन पंक्तियों के साथ मैं अपने संयोजक महोदय आदरणीय जोशी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ और समापन के लगभग सभी की बारी आ गई है, समापन की ओर ले जाएंगे, समय भी वही रहा। स्वागत है जोशी। धन्यवाद आदरणीय पांडे जी। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ सुंदर संचालन के लिए। और आदरणीय हमारे हसमुख जी, खिलानंद सर, डॉक्टर तिलक जी, चंपा दीदी, ललित जी और हमारी लता जी, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सुंदर प्रस्तुतियाँ सबकी। मोहन गज़ल से एक थोड़ा कुछ भाव आप तक पहुँचाता हूँ, अब भी वही। जो अच्छा नभन्या जी को सुन लेते हैं पहले। नभन्या जी नमस्कार, स्वागत, कुछ कहना चाह रही बेटा? सुनाइए, फिर पढ़ाई करेंगे। हाँ जी, स्वागत। सब दादाजी और सब गुरुजनों का मेरा प्रणाम। मेरा नाम है नभन्या, मेरी कक्षा तीसरी, मेरे स्कूल का नाम है नुसेन हाई स्कूल। मैं रहती जलंधर पंजाब में। आज मैं आपको कान्हा जी और यशोदा माँ और गोपिया की और उनके दोस्त की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात थी, कान्हा जी जो उनका घर था वहाँ पर जहाँ वो नहीं होता था जैसे मक्खन बेलते थे, वहाँ खड़े थे अपने दोस्तों के साथ। गोपिया जो थी वो अपने माखन वो मटके में ले जाके गाय का दूध निकालने जा रही थी। तो उन्होंने देखा कि कान्हा यही है हमारे घर के पास, तो उन्होंने ताला लगा दिया। बस एक दरवाजा उन्होंने ताला नहीं लगाया, भूल गए। फिर उसके बाद जो कान्हा जी थे वो वहां से घुस गए और वहां पर इतना सारा माखन था, उन्होंने सब खा लिया। तभी वो गोपियां आई और उनको डांट लगाई। तब तक उनके दोस्त हो गए थे गायब, वो भाग गए और फिर उन्होंने उसको डांट लगाई और उसका हाथ खींच के यशोदा माँ के पास ले गई। बस कान्हा जी इतने वो थोड़ी ना थे भोले,
था। तभी यशोदा माँ ने कहा कि ये ओ गोपी, तुम्हारे सर में दर्द थोड़ी ना हो रहा है, ये तो तुम्हारा ही पुत्र है। उसने देखा, उसने कहा मैंने तभी कान्हा जी का हाथ पकड़ा था, यशोदा माँ कहाँ से आ गया मेरे पास। फिर वो घर जा रही थी, फिर तभी कान्हा जी उनको दिखे। फिर कान्हा जी दीवार में चढ़ के बोले कि मैं से चला कोई हो सकता है क्या। तो इस कहानी अच्छी थी। बहुत सुंदर कहानी, क्या बात है, वाह, बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा, शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर कहानी आपने हम तक पहुंचाई, प्रस्तुतिकरण भी अच्छा था और आपकी कहानी भी बहुत अच्छी थी, धन्यवाद। चलिए आप तक मैं एक कुछ भाव इस तरह से थे इस रचना में। अब ये मैं पहले सीधे बता दूं कि जो था पहले यारो मैं अब भी वही हूँ, मैं मुखौटों से चेहरा लगाता नहीं हूँ, हक से मिलता हूँ तुमसे मैं अपना समझ के, दिल के भावों को तुमसे छुपाता नहीं हूँ। आगे कुछ लाइनें और देखेंगे। जो था पहले यारो मैं अब भी यही हूँ, मैं अब भी वही हूँ, मैं मुखौटों से चेहरा लगाता नहीं हूँ, हक से मिलता हूँ तुमसे मैं अपना समझ के, दिल के भावों को तुमसे छुपाता नहीं हूँ। सबको अच्छा लगे मैं वही बोलता हूँ, सुन बुराई मैं खुद तिल मिलाता नहीं हूँ, हैं भरे भाव गहरे समुंदर के मानिंद, प्रेम करता हूँ सबसे छुपाता नहीं हूँ। है अंधेरों से नफरत लुभाए उजाले, मैं जलते दियों को बुझाता नहीं हूँ, जो पसीने से वाकिफ न हो मेरे यारो, ऐसी दौलत को घर पे बुलाता नहीं हूँ, सच से वाकिफ हूँ झूठ का नित्य बैरी, सच से वाकिफ हूँ झूठ का नित्य बैरी, नफरतों के तराने सुनाता नहीं हूँ, है जुदा मेरा अंदाज इस दौर से कुछ, दिल में दुख भी बहुत पर जताता नहीं हूँ, उम्र गुजरी लुटाने में बस प्यार मोहन, खोजता हूँ मगर प्यार पाता नहीं हूँ, जो था पहले मैं यारो मैं अब भी वही हूँ, मैं मुखौटों से चेहरा लगाता नहीं हूँ, हक से मिलता हूँ तुमसे मैं अपना समझ के, दिन के भावों को तुमसे छुपाता नहीं हूँ, जो था पहले यारो मैं अब भी वही हूँ, मैं मुखौटों से चेहरा लगाता नहीं हूँ। धन्यवाद आप सबको और कार्यक्रम में जुड़े हुए आदरणीय खिलानंद जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत सुंदर उनकी भी प्रस्तुति रही आज। और मैं डॉक्टर तिलक राज जी के पास ले जाता हूँ पटल के कार्यक्रम की समीक्षा के लिए, आशीर्वाद के लिए, और उसके बाद हसमुख जी से निवेदन होगा कि वो चुटकुला देकर कार्यक्रम का उद्यापन करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मोहन जोशी जी। मोहन कृति पटल पर उपस्थित समस्त प्रकांड विद्वानों को हम दोनों का सादर प्रणाम। मैं
आज कल नहीं जुड़ पाया, कल मेरे नाती का जन्म बार था तो हम लोग उसे मनाने में रहे, और आज जुड़ा हूँ। फिर 2-4 दिन फिर अनुपस्थित रहूंगा क्योंकि मैं मिसेज को थोड़ा सा चेकअप कराने के लिए हल्द्वानी ले जा रहा हूँ कल को, तो इसलिए 2-4 दिन की अनुपस्थिति के लिए क्षमा याचना। तो आज का संचालन हमारे श्री दिनेश पांडे जी ने किया। बहुत ही सुंदर आपका संचालन रहता है, बहुत गंभीरता से आप संचालन करते हैं, और आपकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आप सुंदर सुंदर कविताएं छाट के लाते हैं जिनके माध्यम से आप आधार बुलाते हैं। और आज तो आपने मेरी ही कविताओं से 2-4 बुलाया तो बड़ा अच्छा लगा, ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो सबसे पहले आपने सोहनलाल जी की प्रेरणादायक कविता सुनाई, बहुत बड़ी प्रेरणादायक कविता है। पुराने कवि लोग बहुत ऊंचा लिखते थे, बहुत स्तरीय लिखते थे, बहुत शिक्षा मिलती थी। तो आपने सबसे पहले गिरीश चंद्र बिष्ट जी को, हंसमुख जी को बुलाया। बिष्ट जी ने कल गुरु पूर्णिमा थी, तो कल की याद में उन्होंने गुरुदेव नानक जी के विषय में, उनके जीवनी के विषय में बहुत सुंदर कविता सुनाई। बहुत सुंदर उनका सुरीला कंठ है। इस वृद्धावस्था में भी वो बड़े सहज ढंग से अपनी कविताएं प्रस्तुत कर देते हैं। आजकल स्वास्थ्य कुछ ढीला है आपका, और कुछ गले में खराश खराश भी है, जिसके कारण आप उसे जितना और शायद उसमें आप गुड़ घोल सकते थे, मिठास घोल सकते थे, वे घोल नहीं पाए। क्योंकि मैं भी उसी दौर से, और आप और मैं एक समकक्षी हैं, तो हमें मालूम है कि हम कविता सुनाना चाहते हैं। जैसे आज ही जो मैंने कविता सुनाया उसमें मैं उतार चढ़ाव नहीं दे पाया, इसलिए कि मैंने कहा फिर से हो जाऊंगा, लंबी कविता है तो इससे भला सामान्य उसमें ही चलूं। तो उसे जिस उतार चढ़ाव में मैंने सुनाता हूं मैं, वैसे मैं नहीं सुना पाया। तो बहुत बढ़िया लगा, आपका प्रेरणादायी रहा। फिर आपने मेरे को ही बुला लिया, तो मैंने जीवन खेल सांप सीढ़ी का इससे संदर्भित कहानी कथा सुनाते हुए इस कविता को सुनाया, शायद आपको पसंद आया होगा। इसके बाद श्री अखिलानंद बिजवाड़ जी आए, उन्होंने बहुत सुंदर कविता सुनाई। दर्द से मार्मिक कविता थी उनकी, दर्द से भरी हुई थी। अंतिम विदाई करके उन्होंने ये कविता सुनाई। हाल ही में उनके धर्मपत्नी का निधन हुआ है। ये कल्पनातीत पीड़ा होती है किसी वृद्धावस्था में। वैसे तो किसी भी उम्र में पत्नी का वियोग बड़ा कष्टकर होता है, लेकिन मुझे पहले से ही, मैं आज बूढ़ा हो गया हूं करके नहीं, मैं पहले से ही बचपन से ही सोचता था कि बूढ़े आदमी का जीवन बड़ा कष्टकर होता होगा। क्यों पता नहीं क्यों मेरी ऐसी भावना थी कि पत्नी नहीं होगी तो बड़ा कष्टकर हो जाता होगा, क्योंकि बूढ़ा प्राय अपनी पत्नी पर ही पूरा डिपेंडेंट हो जाता है। तो बहुत सुंदर कविता सुनाई उन्होंने, और उसमें जो बात कही कि मृत व्यक्ति को अभिनंदन कर रहे हैं, रो रो कर अभिनंदन कर रहे हैं। बड़ा विरोधाभास शब्द है, अभिनंदन कर रहे हैं रो रो कर, लेकिन जिसका अभिनंदन किया जा रहा है उसे कोई मतलब नहीं है। न तो वो सुन रहा है, न कोई प्रत्युत्तर दे रहा है, वह मौन है, मानो कि वो मौन की साधना कर रहा हो, मानो कि वे तपस्या कर रहा हो, और उस तपस्या में न मालूम कहीं अनंत में पहुंच गया है। कितनी बड़ी कल्पना है। कवि की कल्पना बहुत ऊंची होती है। बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने ये प्रस्तुत किया। वृद्ध हैं तो उनके गला नहीं है, कंठ नहीं है, लेकिन उनके भाव बड़े गहरे, बड़े पहुंचे हुए होते हैं। बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद लता बहन जी आई, और उनको बुलाने के लिए हमारे भाई दिनेश पांडे जी ने मेरी ही कविता सुनाई। जीवन जल की बूंद नहीं जिसमें सीमित अर्थ छिपा हो। तो बड़ी भावपूर्ण कविता आपने चुना, बहुत उच्च स्तरीय चुना, और मुझे गौरव होता है कि मेरी किताबें उन लोगों के पास गई हैं जो कविता के अर्थ को समझते हैं। तो उसके बाद आपने लता जी को जब बुलाया तो लता बहन ने, बेटी ने, बहन न कह के बेटी कहूंगा, काफी छोटी है वो, तो उन्होंने पेपर लीक पर सरकार पर कटकरारी चोट की, और बहुत अच्छी कविता थी ये।
कविता बहुत अच्छी इस संदर्भ में थी कि आजकल हम अगर बाई चांस इस विषय में ही मेरे से ही कुछ कहने को होता है या दूसरे से करने होता तो हम लोग प्रभावित होते हैं राजनीति से, और हम किसी एक के पक्ष में बात करते, दूसरे के विरोध में बात करते, और हमारा यह पटल दूषित हो जाता है, क्योंकि हमारे इस पटल में राजनीतिक दूषण ना आए, राजनीतिक दूषिता ना आए, क्योंकि अलग अलग भाव हो सकते हैं, कोई कांग्रेस का पक्ष वाला हो सकता, कोई बीजेपी का हो सकता, कोई आपका हो सकता, कोई किसी का हो सकता। तो इस पटल की मर्यादा इसी में है कि इसमें दूषण कहीं ना आए। तो इस बेटी ने बड़े सुंदर ढंग से कहा कि तुमने क्यों नहीं सुना, सरकार से कहा, और कहा अपनी रोटी सेकने के लिए सभी राजनीतिक नेता आए, मतलब किसी एक राजनीति के लिए नहीं कहा, और वास्तव में सभी राजनेता अपनी रोटी सेकने आए और असली मुद्दे को पीछे से हटाने की कोशिश की गई। तो और सरकार ने भी थोड़ा सा कान में उसने भी बहरापन किया। तो ये बड़े शालीनता से उन्होंने कहा, किसी पर दोषारोपण न करते हुए। बहुत अच्छा लगा बिटिया का ये प्रस्तुतिकरण। फिर ललित तिवारी जी आए, तो ललित तिवारी जी ने ऐतिहासिक संदर्भ में मैं बात की, जो 1857 में क्या हुआ था, किसी पेड़ के में लगभग 21 लोगों को फांसी नहीं दी थी, ऐसा मैंने सुना, पता नहीं आपने तो ये नहीं बतलाया, उन्हें खाली लटका दिया था, ऐसे लटका दिया था कि वे मतलब मरे नहीं, निकले नहीं, और उनको भूख प्यास से तड़प के वे मरे, और कई दिनों तक वे तड़पते रहे, और उनकी लाशें मरने के बाद भी उनको निकालने नहीं दिया गया, वो सड़ गल के नीचे टपकने लगे, इस तरह की स्थितियां हुई। तो ये 52 लोग थे, 52 लोग 52। तो वो पेड़ का नाम ही 52 इमली रख दिया ना। अच्छा 52 इमली, ठीक है, वो आपको पता होगा, लेकिन जो मैंने सुना कि उसमें लाश न होकर वो उनको जिंदा ही टंगा गया, जिंदा ही उन्हें टांग दिया था। 36 दिन बाद एक राजा थे, उन्होंने फिर उन्हें नीचे उतारा। वो जो राजा नाम थे ठाकुर जोधा सिंह कटैया, उन्होंने उसे फिर नीचे उतारा। तो ये इतना अधिक क्रूरता, तो वो भी रात के समय उन्हें बड़े अपने सिपह सलारों के साथ जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने सख्त कहा था जो इनके नजदीक भी जाएगा हम उसे भी इसी पेड़ की तरह लटका देंगे। अंग्रेजों का मेन मोटिव था उस समय डर फैलाना। तो ये स्थितियां हैं। तो इस तरह की जो इतिहास है वो हमारे को पढ़ने को नहीं मिलता है, वो लुप्त हो गया है, और वैसे भी हमारा जो इतिहास है बहुत अधिक शुद्ध में होता है, क्योंकि इतिहास में इतिहासकार जो होता है वो किसी न किसी पक्ष से जुड़ा रहता है, और विशेषकर जितने भी सरकारें हैं वो अपने पक्ष के इतिहासकारों से लिखवाते हैं इतिहास। तो इतिहास में चाहे मतलब ऐसा नहीं है कि कूड़ा ही कूड़ा है। अब हम वैसे ईमानदारी से भी देखें, हमारे भारत के स्वतंत्रता में जितने भी लोगों ने वो किया, योगदान दिया, उसमें मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे, और उन्होंने अपने अपने स्तर से बहुत अधिक त्याग किया, और बहुत अधिक कमियां भी रही, बहुत अधिक उसमें गड़बड़ियां भी रही। तो आदमी एक तरफा कह देता है, कमियां रही तो उसी कमियां को इतना कह देगा कि बड़े बड़े महापुरुष जो है उनको भी गाली देने लग जाएगा। आजकल की प्रवृत्ति हो गई है कि चलो पंडित नेहरू को भी गाली दे दो, महात्मा गांधी जी को भी गाली दे दो, इस तरह की बातें हैं। अरे भाई ठीक है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि वे पूर्णतया सही थे, उन्होंने बहुत कड़ियां की, बहुत अधिक राष्ट्र के, जो बड़ा आदमी होगा बड़ी गलतियां करेगा, छोटी गलतियां नहीं होंगी, छोटा आदमी से तो छोटी मोटी गलतियां होंगी, बड़े आदमी से तो बहुत बड़ी गलतियां होंगी। तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो कुछ किया है उसमें कई अच्छाइयां भी की। तो इतिहासकार को तो ऐसा होना चाहिए कि वो हर पक्ष को लेकर क्या अच्छाइयां थी, क्या बुराइयां थी, क्या वो हुआ, तटस्थ होकर इतिहास लिखे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। तो ऐसा इतिहासकार अगर हो जाए पैदा, जो वास्तव में पूरा एक एक से ले, तो हमारी आंखें खुल जाएंगी, हमारी आंखें खुल जाएंगी।
तो धन्यवाद ललित तिवारी जी ने हमें इतिहास को सोचने समझने का अवसर दिया। फिर मोहन जोशी जी का नंबर आया था, उन्होंने बेटी लावण्या नाचनी को बुलाया और उसने भगवान श्री कृष्ण की कहानी कही और एक बहुत सुंदर कहानी इस बार सुनी। और आश्चर्य की बात, ये कहानी मैंने पहली बार सुनी और बहुत ही अच्छी लगी, बहुत प्रभावकारी लगी कि गोपियों का जब उसने चुरा लिया, दही चुरा लिया भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण ने मतलब गोपियों को अपना प्रभाव दिखा दिया कि मैं कौन हूँ, तुम मुझे कहाँ बांध के रह सकते हो। तो वो पकड़ के ले गई हैं उन्हें और उनके सामने रखते हैं, तो वहां पहुंचते तक वो लड़का उसका अपना ही लड़का होता है, कृष्ण नहीं होते हैं। तो मतलब ये उन्होंने अपनी ईश्वरी जो वो था महिमा दिखला दी। भले ही उनको किसी को पता नहीं चला, वो तो सोचे कि हमने गलती की है, लेकिन वो ईश्वरी महिमा को प्रकट किया। ये बड़ी अच्छी कहानी बिटिया ने कहा। बिटिया को इस नई कहानी को जो मैंने इस बार देखेगा, इस उम्र में मैं सुन रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। और हमारे मोहन जोशी जी ने फिर एक गजल सुनाई और जो था पहले यारो मैं अभी वही हूँ, मैं मुखौटों में चेहरा लगाता नहीं हूँ, सबको अच्छा लगे मैं वही बोलता हूँ, दिल में लगे चोट उससे तिल मिलाता नहीं हूँ। तो बहुत ऊंची आपका गजल था, आपने बहुत सुंदर ढंग से कहा। तो आपके इस गजल को सुनकर मुझे याद आता है कि वास्तव में प्यार का डगर बहुत कठिन होता है करके, कि उसमें प्यार में कभी भी जब हम चलते हैं तो कई लोग उनका जो उच्च स्तर होता है उनको अच्छाई से मतलब होता है, बुराई से मतलब नहीं होता। वो बुराई को नजरअंदाज कर देते हैं और अच्छाइयों को ही देखते हैं। यही आपकी गजल का भाव था। बहुत सुंदर, बहुत ऊंचा। धन्यवाद आप सभी को, आप सभी को प्रणाम। आप दो चार दिनों के लिए छुट्टी लेते हुए धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर तिलक सर। इमली का जो पेड़ था, हाँ जो जी आपका तिवारी जी कहते मध्य प्रदेश नहीं उत्तर प्रदेश में है, फतेहपुर में है। और इसमें जो जोधा सिंह थे वो वहाँ के ठाकुर थे और उनके अंडर जो 51 उनके साथी थे, वो गुरिल्ला युद्ध तो शुरू कर रखा था उन्होंने। रानी लक्ष्मीबाई उनसे प्रेरित होकर के गुरिल्ला युद्ध उनके नाक में दम कर रखा था। तब इन लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन 37 दिन तक उनको उतारने नहीं दिया गया और वहां पर 300 लोगों का पहरा बैठा दिया कि कोई इनका अंतिम संस्कार न कर पाए। तो फिर बाद में एक उन्हीं के ठाकुर के जो साथी होते हैं वो रिस्क लेके उनके उतारते हैं अर्थीयों को और फिर दाह संस्कार करते हैं। तो फतेहपुर उत्तर प्रदेश का स्थान है ये। चलिए धन्यवाद जो जी। धन्यवाद आदरणीय, सुंदर जानकारी के लिए बहुत आभार। और इसके क्रम में मैं आदरणीय हसमुख जी को आमंत्रित करता हूं और तिलक सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सुंदर समीक्षा के लिए, आशीर्वाद के लिए। बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, दादी बहुत बहुत धन्यवाद समीक्षा जी और दिनेश जी संचालन तो अब कमाल है बात का, बहुत बड़ी चीज, बहुत लागू यार, बहुत कुछ सुनो मिलो। एक बार क्या हुआ, हमारे पहाड़ डिग्री कॉलेज में एग्जाम चल रही थी, बहुत लंबा चौड़ा हॉल थी, वो इन्वेजिलेटर थी 3-4, एक महिला इन्वेजिलेटर थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत स्ट्रिक्ट। तो घर जाके चक्कर लगन कह के नकल नहीं करने उन्होंने। अब एक जीबू सी हमारे यहाँ जीबू बहुत ऐसा बदमाश हुए, जीबू अपन जाकर छड़े गो और कागज में कुछ लिखो, एक पर्ची में कुछ लिखो, उनको छड़े गो। उनको क्यों खड़े हो गए, खड़े क्यों हो, उनको एक बात कर सी तो वो यहाँ बात करने का मौका नहीं है। उसे पर्ची पकड़ा दी, कहता है पर्ची पढ़ लेना। वो गया हिला पर्ची पढ़ने के बाद तो चुपचाप बैठ गया और लोगों खूब जम में नकल करी। अब जब हॉल बड़ी ध्यान है गए सब, तो उनको जुगा दिल के धमकी दी से लिखवे धमकी दी। अरे ना यार धमकी देना बहुत खतरनाक काम, जेल थोड़ी जाने से मैंने में यह लिखा है कि तुम्हारी पैजामे की सिलाई फाटी है, तुम्हारे पैजामे की सिलाई फाटी है, तो डरा मारी चुपचाप से मेरी कुर्सी में बैठ गया, सब जब में नकल करी। सिलाई उधर ये सिलाई
तो तुम्हारी पैजामे सिलाई लड़की बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मजा आ गया, मजा आ गया। काम कर गई बुद्धि। चलिए, धन्यवाद आदरणीय हंसमुख जी। और आपके इस कार्यक्रम के सुंदर संचालन के लिए मैं दिनेश पांडे जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय तिलक सर का समीक्षा के लिए, आदरणीय खिलाराम जी की सुंदर कविता के लिए, लता जी की कविता, आदरणीय हमारे इतिहास से जुड़ी हुई जानकारी के लिए ललित तिवारी जी का आभार। सबको धन्यवाद करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हिंद। सबको प्रणाम, जय हिंद।